हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के बच्चे ध्यान दें। आज मैं आपको सेफ्टी प्रैक्टिस और हैंड टूल्स से लगभग 121 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके सीबीटी एग्ज़ाम हो चाहे आपका कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और याद करिएगा, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुर्घटना है। क्वेश्चन क्या है आपका? दुर्घटना है। ऑप्शन दिया है योजना विहीन घटना, अनियंत्रित घटना, अनिच्छुक घटना, उपरोक्त सभी। तो दुर्घटना जो होती है बच्चों, वो क्या होती है? योजना विहीन घटना होती है, अनियंत्रित घटना होती है और अनिच्छुक घटना। तो उपरोक्त सभी आपके ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें उपरोक्त सभी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मूल्य दुर्घटना के कारण नहीं होता? मशीन, टूल्स, द्रव तथा धन संपत्ति के नुकसान के कारण मूल्य, जख्मी व्यक्ति के समय की बर्बादी का मूल्य, क्षतिपूर्ति तथा मेडिकल एड का मूल्य और उत्पादन में वृद्धि के कारण मूल्य। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? चौथा बिल्कुल सही है, उत्पादन में वृद्धि के कारण मूल्य। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कार्य करने का सुरक्षित तरीके हैं। कार्य के प्रभावी और सही तरीके, कार्य के पुराने तरीके, कार्य को जल्दबाजी से निपटाना, कार्य को समान तरीके से निपटाना। तो बच्चों अगर आप कार्य के बारे में जानते हैं अच्छे से और उसका क्या मेथड है उसके बारे में जानते हैं, तो आप कार्य जो है सुरक्षित ढंग से कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, कार्य के प्रभावी और सही तरीके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्घटना को टालने का सबसे सही तरीका है पुराने तरीकों से कार्य करना, अपने तरीके से कार्य करना, कार्य मशीन तथा कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षात्मक नियम की जांच करना, सुरक्षित उपकरण का उपयोग करना। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, कार्य मशीन और कार्यस्थल के संबंधित सुरक्षात्मक नियम की जांच करना। मतलब कहने मतलब ये है बच्चों कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उस कार्य के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको उस मशीन के बारे में जानकारी होनी चाहिए और जहाँ पे आप कार्य कर रहे हो उस कार्य स्थल के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसके नियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप क्या हो सकते हैं? दुर्घटना को टाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्घटना की स्थिति में ग्रसित व्यक्ति को शीघ्र आराम करने को कहना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, बिना इलाज के किसी किए स्वयं पर छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों क्या होगा? कोई भी किसी के साथ दुर्घटना होगी तो उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, तो देखभाल करनी चाहिए, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेली सतह की सफाई होनी चाहिए, रुई के अवशेष से, पानी डालने से, लकड़ी के बुरादे से, कार्बन डाइऑक्साइड या रेत के छिड़काव से। तो बच्चों जहाँ पे आपका तेली हो, जहाँ चिकनाई हो, वहाँ पे हम लकड़ी के बुरादे का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आग संयुक्त रूप है ईंधन, रोशनी, ऑक्सीजन, ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन, ईंधन, ऊष्मा एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ईंधन, रोशनी और नाइट्रोजन। तो बच्चों आपका जो आग होता है वो क्या होता है? पहले आपका आता है ईंधन, उसके बाद आता है आपका ऊष्मा, उसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन। तो ये अगर तीनों नहीं होंगी, तीनों में से कोई भी नहीं होगा, तो आपकी आग नहीं प्रॉपर रूप से जलेगी। तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग करते समय आँखों की रक्षा करनी चाहिए, डार्क ग्लास स्क्रीन से, सन गॉगल से, मास्क से और साफ ग्लास से। तो बच्चों आंसर क्या होगा? डार्क ग्लास स्क्रीन से हमें सुरक्षा करनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घिसाई करते समय उपयोग करना
चाहिए? डार्क ग्लास स्क्रीन, मास्क, सुरक्षित गॉगल, सन गॉगल। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? सुरक्षित गॉगल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ढीले हत्थे वाले हथौड़ा छिटक कर जाएगा और दुर्घटना उत्पन्न करेगा, चोट को सहेगा, आसानी से हिलेगा, अधिक लोच देगा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? छिटक जाएगा और दुर्घटना हो सकती है, उत्पन्न कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ट्राइस कार का विवरण दिया जाता है। इसके ब्लेड की लंबाई और चौड़ाई से, इसके ब्लेड के समापन सिरे से, स्टॉक के आंतरिक किनारे तक की लंबाई से, इसके ब्लेड के समापन सिरे से स्टॉक के बाहरी किनारे तक की लंबाई से, इसके स्टॉक की लंबाई और चौड़ाई से। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? इसके ब्लेड समापन सिरे से स्टॉक के आंतरिक किनारे तक की लंबाई से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हथौड़ों का वर्गीकरण किया जाता है उनके छिद्र और वजन के अनुसार, उनके फ्रेम की आकृति तथा वजन के अनुसार, उनके हील की आकृति तथा वजन के अनुसार, उनके दस्ते की लंबाई के अनुसार। तो बच्चों आंसर क्या होगा? उनके फ्रेम की आकृति और वजन के अनुसार। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चपटी ठंडी छेनी को कर्तन धार को थोड़ा सा उन्नतोदर बनाया जाता है जिससे कि कर्तन में कम शक्ति लगे और इसकी धार जॉब में फंसे नहीं, धाता सुगमता से कट सके, चिपिंग कार्य सीधी रेखा में किया जा सके, इसकी धार चिपिंग कार्य में टूटे नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा कर्तन में कम शक्ति लगे और इसकी धार जॉब में फंसे नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छेनी बनाई जाती है उच्च कार्बन स्टील से, उच्च गति स्टील से, इस्पात को स्टील बोलते हैं, कास्ट स्टील से, टंगस्टन स्टील से। तो बच्चों क्या होगा? हाई कार्बन स्टील से छेनी बनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेक्सा ब्लेड की दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण है धातु कर्तन में घर्षण को घटाना, कुछ नहीं, उसके सुंदर आकृति प्रदान करना, उसे सुंदर आकृति प्रदान करना, अधिक चौड़ाई और गहराई के जॉब के कर्तन में सहायक होना। तो बच्चों आंसर पहला आपका बिल्कुल सही है, धातु कर्तन में घर्षण को घटाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है 2 पिन छिद्रों के आंतरिक सिरों के बीच से, 2 पिन छिद्रों के बाहरी सिरों के बीच से, 2 पिन छिद्रों के केंद्र के बीच से, 1 पिन छिद्र के आंतरिक सिरे तथा दूसरे पिन छिद्र के बाहरी सिरे के बीच से। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? 2 पिन छिद्रों के केंद्र के बीच की दूरी से के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेती बनाई जाती है कास्ट आयरन से, कास्ट स्टील अथवा विशेष टूल स्टील से, मृदु इस्पात से, कम निकिल इस्पात से। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कास्ट स्टील अथवा विशेष टूल स्टील से हम लोग रेती बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेती की लंबाई नापी जाती है छोर के कंधे तक, छोर के हील तक, छोर के टैग तक, हील से टैग तक। तो बच्चों आंसर होगा छोर के से हील तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एल्युमिनियम के एक टुकड़े से रेती बनाना है, किस प्रकार की रेती कट सबसे अधिक उपयुक्त है? रास्प कट, डबल कट, सिंगल कट, वर्क कट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वर्क कट। बच्चों मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस को आप लोग जो देखिए, आप निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त करेंगे, चाहे आपका सीबीटी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कंपटीशन का एग्ज़ाम हो। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम के किसी नमूने की सतह से उच्च और निम्न धब्बे को रेती से समान बनाना है। रेती की किस विधि का आप उपयोग करेंगे? समांतर रेती, अनुदैर्घ्य रेती, अनुप्रस्थ रेती और विकर्णिक रेती। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? विकर्णिक रेती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी के किसी टुकड़े को रेती करने के लिए आप किस प्रकार की रेती का चुनाव करेंगे? रफ रेती, राफ्ट कट रेती, बास्टर्ड रेती, सिंगल कट रेती। तो बच्चों इनका आंसर क्या होगा? रास्प कट रेती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14.1 इंच वाले टेनन सा को धारदार बनाने के लिए आवश्यक त्रिकोणीय रेती आकार होगा 75 mm, 100 mm, 110 mm, 125 mm। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 75 mm। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र किस रेती का भाग दर्शाता है? चित्र में x से इंगित भाग क्या है? ये आपको बताना है कि ये आपको जो दिख रहा है x भाग, ये क्या है। ठीक है, को टैग कहते हैं, हैंडल कहते हैं, हील कहते हैं, शोल्डर कहते हैं। तो बच्चों इसको हील कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको चित्र दिया गया है और उसमें पूछा गया ये किस प्रकार की रेती दी गई है। ठीक है, रास्प कट रेती, सिंगल कट रेती, डबल कट रेती, कर्व कट रेती। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? डबल कट रेती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांत की धारियां किस रेती की कट को निर्धारित करती हैं? जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट, वी कट। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? डबल कट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेक्सा ब्लेड बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, उच्च स्पीड स्टील का बना होता है। तो आंसर क्या होगा? उच्च स्पीड स्टील का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेक्सा ब्लेड के दो आसन्न दांतों के बीच की दूरी को कहते हैं। ब्लेड्स की विशिष्टता, ब्लेड की पिच, ब्लेड की उपाधि, ब्लेड्स की आकार। तो ब्लेड की पिच कहलाती है वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या होगा जबकि हेक्सा ब्लेड को कटिंग के दौरान हेक्सा फ्रेम में अधिक सख्त कसकर रखा जाए? ब्लेड मुड़ जाएगा, ब्लेड वैसा ही रहेगा, ब्लेड टूट जाएगा, ब्लेड का स्थान गलत स्थान है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो क्या टूट सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी हेक्सा ब्लेड के दांत का आकार उसके पिच से सीधे संबंधित होता है। पिच का विवरण कैसे दिया जाता है? हेक्सा ब्लेड की पूरी लंबाई के लिए 100 mm की प्रति लंबाई, 25 mm की प्रति लंबाई, 10 mm की प्रति लंबाई। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? सी सही है, 25 mm की प्रति लंबाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु शीट को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का कौन सा पिच उपयुक्त है? ठीक है, 14 TPI, 18 TPI, 24 TPI और 32 TPI। तो आंसर क्या होगा आपका? 32 TPI। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस स्टील डंडे को डैश डैश की भांति कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए? स्क्रू ड्राइवर, हथौड़े, चाकू, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा, सभी का प्रयोग हम लोग सभी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायर गेज डैश डैश को मापने के लिए इस्तेमाल होता है? तार की लंबाई, तार का क्षेत्रफल, तार का व्यास, तार के अवरोधों सतह की मोटाई। तो बच्चों वायर गेज जो होता है ये हम लोग इससे क्या करते हैं, तार का डायमीटर नापते हैं, कितने mm का तार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरे के पास के छोटे तार व केबल को काटने के लिए प्रयुक्त औजार साधारणतः डैश डैश है? इलेक्ट्रीशियन चाकू, कर्णिक कटिंग प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर और कैंची। जो कर्णिक होता है इसको डायगोनल कटिंग प्लायर बोलते हैं बच्चों। कर्णिक मतलब डायगोनल कटिंग प्लायर। तो ये आपका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरे के पास के किसी भारी गाज पानी के पाइप की कटिंग के लिए निम्न में से कौन सा हेक्सा ब्लेड उपयुक्त पिच है? 1.8 mm, 1.4 mm, 1 mm, 0.8 mm। तो बच्चों आंसर आपका क्या होगा, 1 mm। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस टूल का नाम बताइए जिसका प्रयोग वायर का हुक एवं लूप्स बनाने में किया जाता है? फ्लैट नोज प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, राउंड नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, राउंड नोज प्लायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लैट नोज प्लायर निम्न आकारों में उपलब्ध है? 100 mm, 150 mm, 200 mm, 150 mm, 250 mm, 300 mm, 100 mm, 100 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 200 mm। तो बच्चों आपका आंसर पहला सही है। 100 mm में है, 150 mm में है और 200 mm में आपका फ्लैट नोज जो है प्लायर उपलब्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लैट नोज प्लायर का उद्देश्य क्या है? छोटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए, चौड़ी पतली प्लेट को पकड़ने के लिए, तार से हुक्स व लूप्स बनाने के लिए, कटिंग को पकड़ने, मरोड़ने और खींचने के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा, चौड़ी पतली प्लेट को पकड़ने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी छोटे जाब को काटने, मरोड़ने, पकड़ने और कसने के लिए किस औजार का उपयोग होता है? साइड कटिंग प्लायर्स, फ्लैट नोज प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर, राउंड नोज प्लायर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, कॉम्बिनेशन प्लायर। देखिए कॉम्बिनेशन प्लायर इसलिए इसको कहते हैं कि इससे हम लोग कई काम यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये दिया है कि आपको फिगर दिया गया है, इसमें से पूछा गया ये कौन सा प्लायर है। तो ये आपका क्या है बच्चों, ये कॉम्बिनेशन प्लायर है। क्या ये आपका कॉम्बिनेशन प्लायर है। आपको ऑप्शन दिए है राउंड नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, कॉम्बिनेशन प्लायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपको बच्चों एक चित्र दिया गया है और इसमें पूछा ये कौन सा टूल है। कॉम्बिनेशन प्लायर है, हैंड क्रिम्पिंग प्लायर है, साइड कटिंग प्लायर है, फ्लैट नोज प्लायर। तो बच्चों ये क्या है, हैंड क्रिम्पिंग प्लायर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी हथौड़े का आकार इसके डैश डैश से निर्धारित होता है? पिन की लंबाई से, फ्रेम के व्यास से, हथौड़े के भार से, हैंड की ऊंचाई से। तो बच्चों आंसर क्या होगा, हथौड़े के भार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हथौड़े को पकड़ने का सही तरीका क्या है? हैंडल के अंत में, हैंडल के मध्य में, हथौड़े के पास में, हैंडल के मध्य और अंत के बीच में। तो बच्चों आंसर क्या होगा, हथौड़ा जो है हमेशा हैंडल के अंत में पकड़ना चाहिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक दे दिया है फिगर, ठीक बच्चों, ये आपको एक फिगर दे दिया। अब पूछा है किस प्रकार का हैमर है। बॉल पिन हैमर है, क्रॉस पिन हैमर है, सीधा हथौड़ा है और स्लेज हैमर है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ये बॉल पिन हैमर है। ठीक है, ये जो आपको भाग दिख रहा है, ये भाग जो दिख रहा है, इसको हम लोग फेस बोलते हैं, इसको पिन बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका हैंडल हो गया और ये आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता क्या है। 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई, 0.00 mm 1 mm प्रति 10 mm लंबाई, 0.010 mm प्रति 10 mm लंबाई, 0.020 mm प्रति 10 mm लंबाई। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, पहला बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही छोटे स्थान व उच्च लेवरेज की आवश्यकता वाले स्थान में नट्स को कसने के लिए किस प्रकार के स्पैनर का उपयोग होता है। रिंग स्पैनर, सॉकेट स्पैनर, डबल सिरे वाले स्पैनर, सिंगल सिरे खुले जबड़े के सामंजस्य होने वाले स्पैनर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, रिंग स्पैनर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटे स्थान व उच्च लेवरेज की ज़रूरत वाले स्थान में किस प्रकार के स्पैनर का उपयोग होता है। रिंग स्पैनर, बॉक्स स्पैनर, डबल सिरे वाले स्पैनर और एडजस्टेबल स्पैनर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, रिंग स्पैनर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंग स्थान व गहराई में स्थित नट्स और बोल्ट्स को कसने व ढीला करने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताएं। डबल सिरे वाले स्पैनर, रिंग स्पैनर, सॉकेट स्पैनर, सिंगल सिरे ओपन जबड़े वाले एडजस्टेबल स्पैनर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, सॉकेट स्पैनर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रैबर बने होते हैं माइल्ड स्टील के, उच्च कार्बन स्टील के, पीतल के, कास्ट आयरन के। तो क्या आंसर होगा, उच्च कार्बन स्टील के बने होते हैं। बच्चों आप मेरे वीडियोस को जो देखिए, समझिए, पढ़िए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिए। इसी वीडियो से निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी और आपका कंपटीशन, जो आप लोग कंपटीशन बीट करेंगे आपको, और निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी के सामान में छोटे छिद्र करने के लिए जिस औजार का इस्तेमाल होता है वह है डैश डैश, ब्राउल, ब्रेडाउल, जिमलेट, पोकर, राउंड प्लग टूल। तो क्या होगा, ब्रेडल जो होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राउंड टूल डैश डैश के बने होते हैं माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम। तो बच्चों क्या होगा, कार्बन स्टील का बना होता है राउंड टूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी इंजीनियर के वॉइस का आकार डैश डैश से निर्धारित होता है। गतिशील जबड़े की लंबाई, जबड़े की अधिकतम खुलने, वॉइस की लंबाई, जबड़े की चौड़ाई। तो बच्चों आंसर क्या होगा, जबड़े की चौड़ाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोम फोल्ड वुड रूलर की उपलब्ध आकार डैश डैश है। 600 mm, 550 mm, 650 mm, 500 mm। तो आंसर क्या होगा आपका, 600 mm। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमीन पर भारी भार को खींचने के लिए किस प्रकार की लिफ्ट उपयुक्ति का उपयोग इस्तेमाल होता है। क्रेन्स या स्लिंग्स, विंडवेज, मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म और लेयर्स एंड रोलर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, विंचेस का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। वह कैसा कार्य है जिसके लिए फ्लैट कोल्ड चीजल का उपयोग
उपयुक्त नहीं है। बड़े चौरस सतह से धातु हटाने में, जॉब्स के कोने को वर्गाकार बनाने में, कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को उतारने में, वेल्डेड जोड़ से अतिरिक्त धातु उतारने में। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जॉब के कोने को वर्गाकार बनाने में इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोने को वर्गाकार बनाने के लिए आप किस प्रकार की रेती का चुनाव करेंगे? क्रॉस कट रेती, हाफ राउंड नोज रेती, डायमंड पॉइंट रेती, वेव रेती। तो बच्चों आंसर क्या होगा? डायमंड पॉइंट रेती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रू ड्राइवर का ब्लेड जिस द्रव से बना होता है उसका नाम बताएं। टेम्पर्ड स्टेनलेस स्टील, हार्डेड एंड टेम्पर्ड माइल्ड स्टील, हार्डेड एंड टेम्पर्ड सॉफ्ट स्टील, हार्डेड एंड टेम्पर्ड कार्बन स्टील। तो बच्चों आंसर आपका चौथा सी है, हार्डेड एंड टेम्पर्ड कार्बन स्टील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रीशियन द्वारा किस प्रकार का स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल होता है? हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, स्टार टिप हेड स्क्रू ड्राइवर, लचकदार स्क्रू ड्राइवर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे किस प्रकार का स्क्रू ड्राइवर दिखाया गया है? कनेक्टिंग स्क्रू ड्राइवर, हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, स्टार स्क्रू ड्राइवर, लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसका? लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए टूल्स का क्या नाम है? पिन पंच, हेलो पंच, नट एक्स टेक्चर, बॉक्स स्पैनर। तो क्या होगा? हेलो पंच का ये फिगर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केबल को छीलने के लिए चाकू के ब्लेड को रखने के लिए कौन सा चित्र सही कोण दर्शाता है? पहला कोण 60 डिग्री से अधिक, 20 डिग्री से कम, 45 डिग्री एवं 20 डिग्री के बीच में। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? ये पहला सही है, ये आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक फ्यूज लैंप या किसी खराब पंखे को हटाना है। इस स्थिति में सबसे सुरक्षित और सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं वह है लकड़ी के स्टूल या वर्क हार्स पर खड़े हो जाएं, रबर ग्लव्स एकत्रित करें, उपयोग करें, सिंगल पोल स्विच बंद कर दें, मुख्य आपूर्ति को बंद करते हैं। तो बच्चों आपको जब कोई इलेक्ट्रिक का कोई भी काम करना है, कोई लैंप बदलना है, कुछ भी बदलना है, तो पहले आप सप्लाई को बंद कर देंगे, सप्लाई को आप बंद करके काम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिंदा वायर के संपर्क आए किसी व्यक्ति को बचाने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? डॉक्टर को शीघ्र बुलाएंगे, उसके हाथ को पकड़ जिंदा वायर से उसे दूर खींचेंगे, जिंदा वायर से उसे अलग करेंगे, उसे हॉस्पिटल भेजेंगे। तो बच्चों पहले उसको हम कनेक्शन से हटाएंगे, मतलब उसको जिंदा वायर से जो होएगा उससे हम उसको अलग करेंगे, ठीक है। अलग करने के बाद वे बाकी सारे काम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अधिक खून बहने की स्थिति में सबसे शीघ्र कार्य क्या होना चाहिए? जख्म को दबाए लगाएं, जख्म पर दबाव लगाएंगे, जख्मी को सीधे संपर्क ना करें, सख्ती से स्वच्छ पैड और बैंडेज लगाएं, जख्म पर ड्रेसिंग करें। तो बच्चों क्या करेंगे? पहले खून के बहाव को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? उसको जख्म को कस के दबाएंगे, जिससे ब्लीडिंग जो होगी कुछ देर बाद रुक जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छाती व पेट में जख्म जलने से पुनः होश में लाने के लिए कृत्रिम श्वास की विधि का नाम बताएं। होलगेन नेल्सन विधि, शेफर की विधि, मुंह से मुंह की विधि, कार्डियक के रुकने के कारण होश में लाना। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मुंह से मुंह की विधि, माउथ टू माउथ विधि मेथड।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग की भिन्नता विधियां हैं। स्मूथ थेनिंग एक डैश डैश की विधि है, ठीक है। आग को ईंधन हटाना, आग के ईंधन को हटाना, आग पर पानी डालना, आग पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना, आग के तापमान को कम करना। तो बच्चों ये जो है स्मूथ थेनिंग जो होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को का आग से रोका जाता है मिलने से, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई को रोका जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग बुझाने के कई तरीके हैं। स्टाविंग एक डैश डैश विधि है। आग से ईंधन को हटाना, आग पर पानी डालना, आग पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना, आग से के तापमान को कम करना। तो बच्चों इसमें क्या होगा, आग के ईंधन को हम लोग हटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीठ के जलने ऑब्लिक जख्म होने की स्थिति में जख्मी को होश में लाने के लिए कौन सी कृत्रिम विधि उपयुक्त है? मुंह से मुंह की विधि, शेफर की विधि, नेल्सन की विधि, होल्गेन नेल्सन विधि। तो बच्चों आंसर क्या होगा, नेल्सन की विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार की अग्निशामक का उपयोग करेंगे? पहला है फोम टाइप, हैलोन टाइप, जल से भरे हुए गैस कार्ट्रिज टाइप, संग्रहित दाब वाटर फील्ड टाइप। तो बच्चों आंसर क्या होगा, हैलोन टाइप। क्या होगा, हैलोन टाइप। और जो बच्चों फोम टाइप होता है वो क्या होता है, वो उसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, क्लास ए टाइप की जो आग होती है, वर्ग 1 की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए करते हैं। ये आग जो होती है ये कपड़े पे लगी हुई आग होती है, कागज़ पे लगी हुई आग होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिंदा विद्युतीय आग को बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त है? ठीक है, हैलोन, जल, फोम, द्रवित रसायन। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, हैलोन। और हैलोन को बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक जख्मी व्यक्ति का मुंह नहीं खुल रहा है तो वह जख्म की स्थिति में जख्मी को होश में लाने के लिए किस प्रकार की कृत्रिम विधि उपयुक्त है? नेल्सन कृत्रिम श्वसन विधि, शेफर की कृत्रिम श्वसन विधि, मुंह से मुंह की कृत्रिम विधि, मुंह से नाक की कृत्रिम विधि। तो बच्चों आंसर क्या होगा, मुंह से नाक की कृत्रिम विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छाती या पेट में जख्म होने ऑब्लिक जलने की स्थिति में जख्मी के होश में लाने के लिए कौन सी कृत्रिम विधि उपयुक्त है? नेल्सन की विधि, मुंह से मुंह की विधि, शेफर की विधि, हैलोजन नेल्सन विधि। तो बच्चों आंसर क्या होगा, मुंह से मुंह की विधि। बच्चों मेरे वीडियोस को आप पूरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा और निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे, चाहे आपका CBT एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कंपटीशन का एग्ज़ाम हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की आग में फोम एवं शुष्क पाउडर अग्निशामक का उपयोग हो सकता है? श्रेणी A आग, श्रेणी B आग, श्रेणी C आग, श्रेणी D आग। तो आंसर क्या होगा, श्रेणी B आग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जख्मी किस छाती में जख्म हो गया है, उसे होश में लाने के लिए किस कृत्रिम विधि को अपनाना नहीं चाहिए? शेफर की विधि, नेल्सन की विधि, मुंह से मुंह की विधि, मुंह से नाक की विधि। तो मुंह से नाक की विधि को हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आधारित आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं करना चाहिए? हैलोन अग्निशामक, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक,
और फोम अग्निशामक, शुष्क पाउडर अग्निशामक। तो जो इसमें आंसर क्या होगा? फोम टाइप अग्निशामक। देखिए जो फोम टाइप अग्निशामक होता है वो वर्ग एक प्रकार की आग को बुझाने में प्रयोग करते हैं। उसमें क्या होता है? जल होता है और उसका फव्वारा निकलता है, जो कि लकड़ी हो गया, आपका कागज़ हो गया, इन सब से जो आग लगती है, कपड़े की से जो आग लगती है, उनको बुझाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न सुरक्षा चिन्हों में से आवश्यक चिन्ह का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है आपका विद्युत झटके का खतरा, वियर हेड सुरक्षा, कोरोसिव पदार्थ, धूमपान निषेध। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वियर हेड सुरक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक निषेध शब्द उपयोग नहीं हुआ? धूमपान और खुली ज्वाला, आग से ना बुझाएं, पदयात्री पार, नेत्र सुरक्षा का उपयोग करें। तो आंसर क्या होगा? नेत्र सुरक्षा का प्रयोग करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आवश्यक शब्द उपयोग नहीं हुआ है? पैर सुरक्षा का उपयोग करें, ठीक, पैदल पार, श्वसन सुरक्षा पहने, हाथ धोएं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पैदल पार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा चिन्ह 450V का खतरा को इंगित करता है? निषेध चिन्ह, मैंडेटरी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। तो चेतावनी चिन्ह जो होता है हमेशा खतरे को दिखाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूमपान निषेध को दर्शाने के लिए किस प्रकार आकृति उपयोग की जाती है? आयत, वृत्तीय, वर्ग, त्रिकोण। तो बच्चों आपका जो निषेधात्मक चिन्ह होते हैं वो वृत्त में दर्शाए जाते हैं। इन्फॉर्मेशन वाले जो चिन्ह होते हैं वो स्क्वायर में दर्शाए जाते हैं। जो आपका खतरे चेतावनी वाले होते हैं वो त्रिभुज में दिखाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निषेध चिन्ह को दर्शाने के लिए प्रयुक्त रंग डैश डैश है। लाल बॉर्डर व क्रॉस बार, ब्लैक संकेत व सफ़ेद बैकग्राउंड। लाल बॉर्डर व क्रॉस बार, काला संकेत व सफ़ेद बैकग्राउंड, काला संकेत। तो बच्चों आंसर पहला आपका बिल्कुल सही है। लाल बॉर्डर, क्रॉस बार, ब्लैक संकेत या सफ़ेद बैकग्राउंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में श्रेणी डी की आग बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त अग्निशामक यंत्र है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, फोम अग्निशामक यंत्र। तो बच्चों जो ग्रुप डी की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला को देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चित्र में आपको देखिए क्या है, चित्र में प्रदर्शित ईंधन के लिए आग की श्रेणी का नाम बताइए। देखिए यहाँ पे आपको सिलेंडर दिख रहा है, तो सिलेंडर ये श्रेणी ए की डी की आग है, श्रेणी सी की आग है, श्रेणी बी की आग है, श्रेणी सी ए की आग है। तो जो सिलेंडर से जो आग लगती है बच्चों वो क्या होती है? श्रेणी सी की आग होती है, श्रेणी सी की आग होती है। और जो श्रेणी ए की आग होती है वो क्या होती है? कपड़े में लगी आग होती है, लकड़ी से आग लगी होती है, कागज़ से होती है वो ए होती है। जो आपकी बी होती है वो डीजल से हो गई या केरोसिन से हो गई, पेट्रोल से हो गई, वो आपकी बी होती है, ठीक है। और जो डी होती है वो रसायन या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक से लगी हुई आग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में चेतावनी चित्र दर्शाया गया है, कौन सा संकेत खतरे की संभावना को दर्शाता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बच्चों आंसर पहला आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण सुरक्षा पहनने के लिए कौन सा आवश्यक चिन्ह चित्र में दर्शाता है? पहला, दूसरा और तीसरा। तो देखिए आप यहाँ पे क्या है, यहाँ ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईंधन की प्रकृति के आधार पर आग को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है।
चित्र में प्रदर्शित ईंधन की आग श्रेणी क्या है? देखिए यहाँ पे आपका क्या है, लकड़ी है, कपड़े हैं और कागज़ है। तो मैंने आपको बताया जो क्लास ए की जो आग होती है वो क्या होती है, कपड़े की आग होती है, लकड़ी की आग होती है और कागज़ की आग होती है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं श्रेणी डी की आग, श्रेणी सी की आग, श्रेणी बी की आग, श्रेणी ए की आग। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, श्रेणी ए की आग। और इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम लोग फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दिखाए गए ईंधन के लिए आग की श्रेणी का नाम बताइए। देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे कोई ड्रम दिया है आपको, देखिए ड्रम रखा है और निश्चित तौर पे इसमें क्या पेट्रोल होगा या डीजल होगा। तो अब ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सी आग लगेगी। तो ग्रुप डी दिया है, ग्रुप सी दिया है, ग्रुप बी दिया है, ग्रुप ए दिया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ग्रुप ए की जो आग होती है वो कपड़े में लगती है, कागज़ में लगती है या लकड़ी में होती है। जो बी होती है वो क्या होती है, डीजल पेट्रोल इन सबसे लगती है। तो बच्चों आंसर इसमें क्या होगा, आपका ऑप्शन बी सही है। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही, ग्रुप बी की आ गई है, डीजल पेट्रोल से लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत उपकरणों पर किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए? फोम प्रकार, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सूखा पाउडर। तो बच्चों हम लोग फोम टाइप का प्रकार का अग्निशामक प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्या होगा आपका क्लास ए टाइप की जो आग होती है इसमें उसको बुझाने के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस मामले में कृत्रिम पुनर्जीवन की किस विधि का पालन किया जाएगा जब पीड़ित का मुंह नहीं खुलेगा? शेफर की विधि, नेल्सन की विधि, मुंह से मुंह की विधि, मुंह से नाक की विधि। तो क्या होगा, मुंह से नाक की विधि का प्रयोग हम लोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम पुनर्जीवन की कौन सी विधि पीड़ित के लिए उपयुक्त है जिसका मुंह कसकर बंद है? शेफर की विधि, मुंह से मुंह की विधि, नेल्सन की विधि, होलगन नेल्सन विधि। तो क्या होगा, शेफर की विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रवित गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा श्रेणी टाइप का अग्निशामक उपयुक्त है? फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र, सूखा पाउडर अग्निशामक यंत्र, हेलोन प्रकार का अग्निशामक यंत्र। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, सूखा प्रकार का अग्निशामक यंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कई कारक जो बिजली के झटकों का कारण बनते हैं, बिजली के झटकों की गंभीरता का प्रमुख कारण क्या है? वोल्टेज का परिमाण और अधिक होना, करंट और संपर्क की अवधि परिमाण, निकाय के प्रतिरोध का परिमाण अधिक है, सर्किट की लोड करंट का परिमाण। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, सेकंड बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगता है और बिजली के जलने के कारण गंभीर रक्तस्राव हो रहा है, रक्तस्राव को रोकने के लिए तत्काल प्रक्रिया डैश है। एक कपड़े से रक्तस्राव क्षेत्र को कवर करें, घाव को दबाएं, घाव पर पट्टी लगाएं, चिकित्सीय उपचार के लिए भेजें। तो पहला आंसर क्या होगा, घाव को दबाएं। तो घाव को दबाएं आपका राइट आंसर इसमें होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का सुरक्षा संकेत दर्शाता है कि क्या करना अति आवश्यक है? निषेध संकेत, अनिवार्य संकेत, चेतावनी संकेत और सूचना संकेत। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, अनिवार्य संकेत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों सीबीटी एग्जाम में पूछा गया है। दिखाए गए चित्र में सुरक्षा चिन्ह की कौन सी श्रेणी का प्रतिनिधित्व किया गया है? निषेध संकेत, अनिवार्य संकेत, चेतावनी संकेत, सूचनात्मक संकेत। तो बच्चों सूचनात्मक जो संकेत होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्वायर में होते हैं, ठीक है। जो निषेध संकेत होते हैं वो सर्किल में होते हैं, वृत्त में होते हैं। जो अनिवार्य होते हैं, ठीक है। और जो चेतावनी होते हैं वो क्या होते हैं, किस में होते हैं, चेतावनी वाले आपका त्रिभुज में होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कटे हुए सतहों को खुरदरेपन की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्ट्रेट एज, ट्राई स्क्वायर,
यूनिवर्सल सरफेस गेज स्टील रूल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ट्राई स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की छेनी का उपयोग मुख्य भागों और स्लॉटों को काटने के लिए किया जाता है? फ्लैट छेनी, क्रॉस कट छेनी, डायमंड पॉइंट छेनी, हाफ राउंड नोच छेनी। तो बच्चों आंसर का क्रॉस कट छेनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खुले और एक सिरे और खुले जबड़े वाले समायोज्य स्पैनर का दूसरा नाम क्या है? डबल एड स्पैनर, मंकी रिंच, रिंग स्पैनर, सॉकेट स्पैनर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मंकी रिंच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रीशियन के चाकू की धार जब तेज होगी तो डैश डैश जैसी दिखेगी। एक मोटी रेखा, एक अलग रेखा, एक पतली रेखा, एक कुंद रेखा। तो बच्चे पतली रेखा की तरह दिखेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राल प्लग टूल डैश डैश द्वारा निर्दिष्ट है। लंबाई, मोटाई, सामग्री, संख्या। तो बच्चों आंसर क्या होगा? संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेक्सा ब्लेड्स डैश डैश सामग्री से बना होता है। माइल्ड स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो बच्चों आज क्या होगा? हाई स्पीड स्टील का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हथौड़े का सिर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ड्रॉप फोर्ज, कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हल्की स्टील, कच्चा लोहा। तो बच्चों क्या होगा? ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केबल से आवरण और इंसुलेशन हटाने के लिए किस प्रकार के प्लायर का उपयोग किया जाता है? कॉम्बिनेशन प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर, राउंड नोज प्लायर। तो क्या होगा? डायगोनल कटिंग प्लायर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के आवरण का उपयोग उन स्थानों पर छोटी वस्तुओं को पकड़ रखने के लिए किया जाता है जहां उंगलियां नहीं पहुंच पाती? फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, राउंड नोज प्लायर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लॉन्ग नोज प्लायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक फिगर दिया गया है और ये पूछा गया है कौन सा प्लायर है? फ्लैट नोज प्लायर है, राउंड नोज प्लायर है, लॉन्ग नोज प्लायर है और साइड कटिंग प्लायर है। तो देखिए ये राउंड नोज प्लायर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक आपको रेती दे दी गई है, ठीक है। अब पूछा गया कौन सी रेती है? सिंगल कट फाइल रेती, बास्टर्ड फाइल, कर्व्ड कट फाइल, रेस्ट कट फाइल। तो क्या होगा? रेस्ट कट फाइल हो रही है आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको एक फिगर दे दिया गया है और इसमें पूछा है कौन सी रेती है? सिंगल कट फाइल है, डबल कट फाइल है, रेस्ट कट फाइल है, कर्व्ड कट फाइल है। तो कर्व कट फाइल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख क्वेश्चन है अगला। नर्म धातुओं को लेते समय रेती के दांतों में सामग्री के छोटे कण भर जाते हैं। रेती को डैश डैश साफ किया जाता है, साफ किया जाता है। पानी से धोकर, तनु अम्ल से धोकर, लकड़ी पर रगड़कर, फाइल कार्ड का उपयोग करके। तो क्या आंसर होगा? फाइल कार्ड का उपयोग करके हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। ठंडी कोल्ड छेनी किसके द्वारा बनाई जाती है? ड्राइंग, फोर्जिंग, रोलिंग, प्रेसिंग। तो क्या होगा? प्रेसिंग से बनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छेनी का क्रॉस सेक्शन आमतौर पर होता है षष्ठकोणीय, आयताकार, अष्टकोणीय, वर्ग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अष्टकोणीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टूल का क्या नाम है? डायगोनल कटिंग प्लायर, क्रिम्पिंग टूल, कॉम्बिनेशन प्लायर, वायर स्ट्रिपर। तो क्या होगा आंसर? डायगोनल कटिंग प्लायर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। इस टूल का क्या नाम है? फर्म जॉइंट कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर। तो बच्चों ये आंसर क्या आपका? जेनी कैलिपर है। ये क्वेश्चन आपका सीबीटी एग्ज़ाम में आया है।
तो बच्चों आज मैंने आपको 111 लगभग 111 क्वेश्चन बताए हैं। इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं, आप लोगों की तैयारी करता रहूं और जिससे आप निश्चित तौर पे सिलेक्शन पाएंगे और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू।